नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हुए हैं, प्रोग्रेस हुई है स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष इतिहास में, उस सबको हम कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बस आप अंत तक बने रहिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बने रहेंगे तो पूरा कंटेंट आपको आज ही की क्लास में रिवाइज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। बस आपको फोकस के साथ पूरी क्लास को अंत तक देखना है, जो काम शुरू किया है उसको खत्म करना है। और अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि यहां से कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आपका गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास अगर आप कंप्लीट करेंगे तो निश्चित रूप से मानकर चलिए, आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो आप बड़ी बड़ी क्लासेस को भी नहीं मिलने वाला है। जो आप 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे की करते हैं, उससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन नोट्स पा सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, मात्र 201 रुपए में आपको सभी नोट्स, सभी वन लाइनर्स मिल जाएंगे अगर आज आप जुड़ते हैं। तो स्पेशल ऑफर है, आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जहां पर आप मैसेज करिए और सभी नोट्स प्राप्त करेंगे। आज की इस वीडियो का नोट्स भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के साथ हुई। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी एक कुतिया थी, जिसका नाम लाइका था, जिसे 1957 में स्पुतनिक 2 द्वारा भेजा गया था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन सोवियत संघ वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव बने थे। तो जो यूरी गागरिन थे वो सोवियत संघ के थे और 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव बने थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। ये भी सोवियत संघ की थी, जिन्होंने 1963 में वोस्तोक 6 मिशन में उड़ान भरी थी। तो सबसे पहले जो अंतरिक्ष का अन्वेषण करना शुरू किया था वो किया था रूस ने, सोवियत संघ ने तत्कालीन। बाद में रूस टूट गया और फिर यह सारी बढ़त अमेरिका ने ले ली। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। तो कौन सा? अपोलो 11 मिशन था। क्या? अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के बाद कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बज अल्ड्रिन थे। कौन थे? बज अल्ड्रिन थे। अंतरिक्ष में पहली बार स्पेस वॉक करने का श्रेय सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव को 1965 में जाता है। तो अंतरिक्ष में जो पहली स्पेस वॉक थी वो किसने की थी? एलेक्सी लियोनोव ने करी थी। और कब की थी? 1965 में की थी। ये कहां के अंतरिक्ष यात्री थे? सोवियत संघ के थे। विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सल्यूट 1 था, जिसे 1971 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। 1977 में लॉन्च किया गया वायोजर 1 नासा मानव निर्मित पहली वह वस्तु थी जो सौर मंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गई थी। तो 1977 में लॉन्च किया गया वायोजर 1 नासा की जो मिशन था उसका एक मानव निर्मित वस्तु थी और यह सौर मंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गई। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक स्पेस टूरिस्ट डेनिस टीटो थे, जिन्होंने 2001 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। 1990 में स्थापित हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित की गई पहली मुख्य प्रमुख ऑप्टिकल वेधशाला थी। किसी धूमकेतु पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का रोसेटा था, जिसने 2014 में 67P चुरियोमोव जेरासिमेन्को पर लैंडिंग की थी। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला जो रोवर मिशन था वो अमेरिका का था और इसका नाम था सोजोर्नर, जो 1997 में पाथफाइंडर मिशन के द्वारा मंगल पर इसने सफलतापूर्वक लैंड की थी। क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटने वाला पहला मिशन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का
हायाबूसा था जो 2010 में गया था। नासा द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की। अर्ली स्पेस प्रोग्राम 1945 से 1960 के बीच में अंतरिक्ष की सीमा को पार करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु जर्मनी का V2 रॉकेट 1944 में था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा जर्मन वैज्ञानिकों को अपने देश लाने के लिए प्रोजेक्ट पेपर क्लिप चलाया गया था। दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत संघ का R7 सेम्योरका रॉकेट था, जिससे स्पुतनिक को लॉन्च किया गया था। अमेरिका का पहला कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर 1 था, जिसे 31 जनवरी 1958 को लॉन्च किया गया था। एक्सप्लोरर 1 उपग्रह ने पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट की खोज की, जिन्हें वैन एलन बेल्ट्स कहा जाता है। अमेरिका का पहला अंतरिक्ष संगठन NACA था, जिसे 1 अक्टूबर 1958 को नासा में बदल दिया गया। तो पहले अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम था? NACA था शॉर्ट में, और इसको बाद में नासा में बदल दिया गया और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में नाम दिया गया इसको 1968 में 1 अक्टूबर को। चंद्रमा के करीब से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान सोवियत संघ का लूना 1 था, जो 1959 में गया था, जो सूर्य की कक्षा में जाने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट भी था। चंद्रमा की सतह से टकराने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट लूना 2 था, जो 1959 में ही गया था। चंद्रमा की अदृश्य हिस्से की पहली तस्वीरें लूना 3 ने 1959 में खींचकर पृथ्वी पर भेजी थी। अमेरिका का प्रोजेक्ट वैनगार्ड 1957 में टीवी पर लाइव प्रसारण के दौरान विफल हो गया था, जिसे मीडिया ने व्यंग्यात्मक रूप से फ्लॉप निक कहा था। वैनगार्ड 1 1958 अंतरिक्ष में मौजूद सबसे पुरानी मानव निर्मित वस्तु है, जो अभी भी कक्षा में है, हालांकि यह अब काम नहीं कर रही है। दुनिया का पहला मौसम उपग्रह टाइरोस 1 था, जिसे नासा ने 1960 में लॉन्च किया था। दुनिया का पहला नेविगेशन उपग्रह ट्रांजिट 1B था, जिसे 1960 में अमेरिकी नौसेना के लिए लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटने वाले पहले जीव कुत्ते सोवियत संघ के बेल्का और स्ट्रेलका 1960 थे। पहला जासूसी उपग्रह कार्यक्रम अमेरिका का कोरोना कार्यक्रम था। 1960 में लॉन्च किया गया पायनियर 5 नासा का एक डीप स्पेस प्रोब था, जिसने इंटरप्लेनेटरी चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी दी। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर यानी प्रोजेक्ट स्कोर था, जो 1958 में लॉन्च हुआ था। अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए शुरू किया गया पहला कार्यक्रम प्रोजेक्ट मरकरी था, जो 1958 में शुरू हुआ। सोवियत संघ ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए वोस्तोक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव 1962 में इनकोस पार्क की स्थापना के साथ पड़ी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ या USSR या रसिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम की। सोवियत संघ का वोस्तोक कार्यक्रम दुनिया का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था। वोस्तोक 1 1964 अंतरिक्ष में 1 से अधिक क्रू 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला मिशन था। वोस्तोक 1 1964 में अंतरिक्ष में 1 से अधिक क्रू मेंबर यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला मिशन था। उनमें से एक अंतरिक्ष यात्री का नाम व्लादिमीर था। सोयूज अंतरिक्ष यान सोवियत संघ रूस का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला और सबसे सुरक्षित मानव अंतरिक्ष यान है। सोवियत संघ ने 1971 में सल्यूट 1 के रूप में दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 था, जो 1966 में हुआ था। चंद्रमा पर पहला रोवर लूनोखोद 1 1970 सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। तो जो चंद्रमा पर पहला रोवर उतरा था वो लूनोखोद 1 था, जो 1970 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह शुक्र पर उतरने वाला और डेटा भेजने वाला पहला प्रोब वेनेरा 7 1970 था। मिर स्पेस स्टेशन सोवियत संघ का पहला मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन था, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। बुरान सोवियत संघ का एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान था, जिसने 1988 में केवल एक मानव रहित उड़ान भरी थी। सोवियत संघ के पतन के बाद 1992 में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की स्थापना हुई। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री जेनेडी पडाल्का और ओलेग कोनोनेंको के नाम है। तो इन्होंने 879 दिन और ओलेग कोनोनेंको ने
1000 से अधिक दिन तक ये समय बिताया था। महिला की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला पेगी विटसन है, जिन्होंने 675 दिन बिताए थे। और भारतीय मूल की महिलाओं में सुनीता विलियम्स हैं, जिन्होंने 608 दिन बिताए हैं। रूस का लूना 25 मिशन अगस्त 2023 में चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था। रूस वर्तमान में अपने पुराने सोयूज रॉकेटों को बदलने के लिए नई अंगारा रॉकेट श्रृंखला विकसित कर रहा है। रूस 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने और अपना स्वयं का रोस रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। रूस का ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो अमेरिकी जीपीएस का विकल्प है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, नासा के। तो प्रोजेक्ट मरकरी अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था, जिसने एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। प्रोजेक्ट जेमिनी ने नासा को अपोलो मिशन के लिए आवश्यक स्पेस वॉक और डॉकिंग तकनीकी का परीक्षण करने में मदद की। अपोलो प्रोग्राम 1961 से 1972 के दौर में चला और मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर सुरक्षित ले जाना और वापस लाना था। स्काई लैब 1973 नासा का पहला और एकमात्र स्वतंत्र रूप से निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन था। स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011 दुनिया का पहला आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान कार्यक्रम था। अंतरिक्ष शटल चैलेंजर 1986 और कोलंबिया 2003 कल्पना चावला सहित नासा के दो बड़े अंतरिक्ष शटल हादसे थे। 1997 में काशनी हाइजेंस मिशन शनि ग्रह के अध्ययन के लिए नासा और ईएसए द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले मिशनों में स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परजरवेरेंस प्रमुख है। मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला जो हेलीकॉप्टर है वो इंजेन्यूटी था, जो 2021 में परजरवेरेंस रोवर के साथ गया था। क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने का पहला सफल परीक्षण नासा के डार्ट मिशन ने 2022 में किया था। नासा का ओसिरिस REX मिशन 2023 में बन्नू क्षुद्र ग्रह से मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटा था। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए नासा ने 2024 में यूरोपा कैलिपर मिशन लॉन्च किया था। आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य मनुष्यों, पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर वापस भेजना है। आर्टेमिस 1 जो है 2022 में SLS रॉकेट और अमेरिकी ओरियन अंतरिक्ष यान की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अप्रैल 2026 में यह संपन्न हो चुका है। अपोलो कार्यक्रम के बाद चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला पहला क्रू मिशन था। तो ये 10 दिनों के लिए चंद्रमा की कक्षा में रहा और फिर वापस भारत पे जमीन पर लौट के आ गया। आर्टेमिस 3 मिशन जो है, जो 2027 के लिए निर्धारित है, का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। नासा चंद्रमा की कक्षा में लूनार गेटवे नामक एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 2024 में लॉन्च किया गया नासा का पेस प्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम उपग्रह पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। नासा का वाइपर वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। शनि के चंद्रमा टाइटन पर उड़ान भरने के लिए नासा का ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित है। तो शनि के चंद्रमा पर टाइटन पर उड़ान भरने के लिए नासा का ड्रैगनफ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन 2028 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। अब हम बात करेंगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो की हिस्ट्री और सैटेलाइट्स के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। 1962 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया गया था। भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे 21 नवंबर 1963 को थुम्बा केरल से लॉन्च किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन 1972 में किया गया। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट कॉस्मोस 3M द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला प्रयोगात्मक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 1979 में लॉन्च किया गया था। भारत में निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा लॉन्च किया जाने वाला
पहला उपग्रह रोहिणी 1980 था। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अध्यक्ष थे, जिनके नाम पर श्रीहरिकोटा लॉन्च सेंटर का नाम रखा गया है। प्रोफेसर U.R. राव आर्यभट्ट उपग्रह परियोजना के निदेशक थे और उन्हें सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981 में यूरोपीय एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। 1984 में राकेश शर्मा सोवियत सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रणाली 1983 में स्थापित की गई थी, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। भारत का पहला स्वदेशी रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A था, जो 1988 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए इसरो ने 2004 में पूर्णता शिक्षा को समर्पित उपग्रह EDUSAT GSAT-3 लॉन्च किया था। कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रहों को मुख्य रूप से उच्च रिजोल्यूशन वाली कार्टोग्राफी, मानचित्रण और रक्षा उद्देश्यों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्र के अध्ययन और मौसम की भविष्यवाणी के लिए इसरो ने ओशियन सेट श्रृंखला 1999 में शुरू की थी। बादलों के पार और रात के समय भी पृथ्वी की तस्वीरें लेने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार से युक्त रिसैट यानी कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला विकसित की गई है। भारत का अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका नाम नाविक है, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कोस्टलाइजेशन, जिसे IRNSS भी कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में 7 से अधिक उपग्रह हैं। GSAT जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भारत के स्वदेशी रूप में से विकसित संचार उपग्रह है, जो DTH टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड सेवाएं देते हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 द्वारा एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बाद में SpaceX ने तोड़ा। 1994 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी, जिसे इसरो का वर्कहॉर्स कहा जाता है। भारत का पहला डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट सैन्य उपग्रह GSAT-7 रुक्मिणी है, जिसे 2013 में सेना के लिए लॉन्च किया गया था, नौसेना के लिए। वायुसेना की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए GSAT-7A एंग्री बर्ड को 2018 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने 2020 में निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना की। इसरो की व्यावसायिक शाखा कॉमर्शियल आर्म एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन 1992 और हाल ही में स्थापित NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 है। 2022 में वन वेव के 36 उपग्रहों को LBM-3 रॉकेट द्वारा लॉन्च करके NSIL ने अपनी सबसे बड़ी कॉमर्शियल डील पूरी की। कल्पना 1 मूल नाम मेटासेट 1 है, भारत का पहला विशेष मौसम उपग्रह था, जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। भारत के गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की रिकवरी का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के साथ वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग कोची में किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत का इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च 2024 में होता है GSLV F-14 के द्वारा। एक उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है, जो आपदा चेतावनी में मदद करता है। इसरो द्वारा छात्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाया जाता है। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों से बचाने के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलाशेखरपत्तनम में बनाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से SSLV लॉन्च के लिए होगा। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क का मुख्यालय स्ट्रैक बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF हासन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, जो जियो स्टेशनरी उपग्रहों का नियंत्रित करता है। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जहां प्रक्षेपण यान विकसित किए जाते हैं। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, जो पेलोड और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर काम करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत रत्न हैं, भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो ये क्या थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे।
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है भारत के प्रक्षेपण यान, इंडियन लॉन्च व्हीकल्स। एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था, जिसका सफल परीक्षण 1980 में एसएलवी 3 में हुआ था। एएसएलवी आगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी का उन्नत संस्करण था, जिसे 150 किलोग्राम पेलोड के लिए डिजाइन किया गया था। पहली सफलता 1992 में मिली। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला रॉकेट है, ठोस तरल, जो इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। इसे वर्क हॉर्स भी कहते हैं इसरो का। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यधिक कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसरो का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 है, जिसका उपयोग LBM-3 रॉकेट में किया जाता है। जीएसएलवी MK3, जिसे अब LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है, भारत का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है। LBM-3 रॉकेट 4000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का नया रॉकेट है, जो 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कम लागत और कम टर्न अराउंड समय, मात्र 72 घंटे में तैयार होता है। SSLV में 3 ठोस चरण और एक टर्मिनल तरल चरण होता है। RLB-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भारत का स्पेस शटल जैसा पुनः प्रयोज्य यान है। मार्च 2024 में इसरो ने RLB, जिसे पुष्पक नाम दिया गया है, का सफल लैंडिंग परीक्षण पूरा किया। भविष्य के मिशनों के लिए इसरो NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है, जिसका नाम सूर्य रखा गया है, जो आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य होगा। भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन SCE-200 की भी विकसित कर रहा है, जो प्रणोदक के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और रिफाइंड केरोसिन का उपयोग करेगा। 2016 में इसरो ने वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाने वाले स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन की। तो चंद्रयान 1 2008 ने चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी के अणुओं की ऐतिहासिक खोज की थी। लॉन्च तिथि 22 अक्टूबर 2008 पीएसएलवी C-11 रॉकेट द्वारा। इसमें नासा का मून माइंड्रोलॉजी मैपर M3 उपकरण लगा था, जिसने पानी की खोज की पुष्टि की थी। इसका मून इंपैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के सेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश लैंड कराया गया था। इस स्थान को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया था। अगला है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को 2013 में पीएसएलवी C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे भारत अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। लॉन्च तिथि 5 नवंबर 2013। मंगल की कक्षा में प्रवेश 24 सितंबर 2014 को। यह मिशन केवल 450 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था, जो दुनिया का सबसे किफायती मंगल मिशन था। 2000 के भारतीय नोट के पिछले हिस्से पर मंगलयान की तस्वीर अंकित की गई थी। अगला प्रश्न जो बिंदु है वो है एस्ट्रोसैट 2015 भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। 28 सितंबर 2015 को पीएसएलवी C-30 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यह एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और परावैंगनी स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांडीय स्रोतों का अध्ययन करता है। इसने ब्लैक होल सिस्टम्स के द्रव्यमान का सटीक मापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला जो है वो है चंद्रयान 2 2019 में यह लॉन्च होता है। एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। हालांकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग विफल रही थी। लॉन्च तिथि 22 जुलाई 2019 को जीएसएलवी MK3 M1 रॉकेट द्वारा। ऑर्बिटर वर्तमान में 100 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। जिस स्थान पर लैंडर विक्रम दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे भारत सरकार ने तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। चंद्रयान 3 जुलाई 2023 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। लॉन्च तिथि की अगर बात करें तो 14 जुलाई 2023 LBM M3 M4 रॉकेट द्वारा। रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। प्रपल्सन मॉड्यूल ने चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए सेप, स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर और हॉबिटेबल प्लेनेट अर्थ पेलोड का उपयोग किया।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल का नाम भारत सरकार ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है। यह नाम चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में महिला वैज्ञानिकों के योगदान शक्ति को भी सम्मानित करता है। 23 अगस्त सफल लैंडिंग का दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। यह स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है, जहां जमी हुई बर्फ होने की प्रबल संभावना है। आदित्य L1 सितंबर 2023 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है, जिसे लैग्रेंजियन बिंदु 1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। लॉन्च तिथि है 2 सितंबर 2023। पिसएलवी C57 रॉकेट द्वारा L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। मुख्य उपकरण की अगर बात करें तो VELC इसमें विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ लगा है। सूर्य के कोरोना सबसे बाहरी परत का विस्तृत अध्ययन करता है। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया XPO सैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार पृथ्वी के इकोसिस्टम और भू सतह में हो रहे बदलावों जैसे भूकंप, ग्लेशियर पिघलना को मापने वाला एक संयुक्त रडार उपग्रह है। गगनयान प्रोग्राम का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों गगननॉट्स को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के लिए ले जाना और वहां से सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन से पहले इसरो व्योममित्र नामक एक हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए भेजेगा। अक्टूबर 2023 में गगनयान के लिए क्रूस्केप सिस्टम का परीक्षण TVD-1 टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। इसरो 2026 में गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान गगनयान 1 आयोजित करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की तकनीकी का परीक्षण करने के लिए इसरो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करेगा। भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिसका पहला मॉड्यूल BAS-1 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 एक प्रस्तावित मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना है। शुक्र ग्रह, वीनस के वायुमंडल और सतह के अध्ययन के लिए भारत का मिशन शुक्रयान-1 मार्च 2028 के लिए निर्धारित है। मंगलयान-2 MOM-2 जो 2030 तक के लिए निर्धारित है। मंगल ग्रह पर एक भारी रोवर और संभवतः एक हेलीकॉप्टर ले जाने की योजना है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस के वितरण का विस्तृत मानचित्रण किया है। 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रमों की, स्पेस स्टेशन प्रोग्राम्स की। अंतरिक्ष स्टेशन एक विशाल कृत्रिम उपग्रह है, जिसे चालक दल यानी कि क्रू मेंबर के लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सोवियत संघ का सल्यूट 1 1971 में बना था। स्काई लैब अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था, जो 1979 में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय नष्ट हो गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 1998 में शुरू किया गया और यह नासा, रोस्कोस्मोस, जाक्सा, ESA और CSA का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। ISS को 2030 तक रिटायर करने की योजना है, जिसके लिए नासा स्पेस एक्स का उपयोग करेगा। चीन ने अपना स्वयं का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 2022 में पूरी तरह से निर्मित और संचालित कर लिया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मुख्य मॉड्यूल हैं: तिहाने, कोर मॉड्यूल, वेंटियन और मेगंटियन। नासा और उसके सहयोगी चंद्रमा की कक्षा में एक नया स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, लूनार गेटवे जिसको नाम दिया गया है, जो आर्टेमिस मिशन का समर्थन करेगा। भारत का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS लगभग 20 टन वजनी होगा और इसे 400 किलोमीटर की निचली कक्षा में लियो में स्थापित किया जाएगा। निजी अंतरिक्ष स्टेशनों के विकास में एक्सियोम स्पेस स्टेशन और ऑर्बिटल रीफ ब्लू ओरिजिन प्रमुख कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, जो 2020 के अंत तक लॉन्च होंगे। अब हम बात करेंगे स्पेस टेलीस्कोप प्रोग्राम्स की। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च हुआ था, जो मुख्य रूप से दृश्यमान प्रकाश और परावैगनी में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी नासा का टेलीस्कोप है, जो सुपरनोवा और ब्लैक होल से निकलने वाले एक्सरे को मापता है।
स्पिटिजर स्पेस टेलीस्कोप 2003 से 2020 नासा की महान वेधशालाओं में से एक था जो इंफ्रारेड में ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। केपलर मिशन 2009 से 2018 को विशेष रूप से हमारे सौर मंडल के बाहरी पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए डिजाइन किया गया था। TES ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट 2018 में लॉन्च हुआ, जो चमकीले तारों की परिक्रमा करने वाला एक्सोप्लैनेट खोज रहा है। तो TES जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ। इसे लैग्रेंज पॉइंट 2 L2 पर स्थापित किया गया है, जो इंफ्रारेड ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है। JWST का प्राइमरी मिरर 18 षटकोणीय सोने की परत चढ़े बेरिलियम खंडों से बना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया यूक्लिड टेलीस्कोप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों का अध्ययन कर रहा है। नासा का आगामी नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना बड़ा दृश्य क्षेत्र प्रदान करेगा। प्लेटो मिशन 2026 लॉन्च ESA का एक स्पेस टेलीस्कोप है जो सूर्य जैसा तारों की परिक्रमा करने वाले रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा ध्रुवणमापी मिशन है, पहला नासा का IXPE था। स्पेक्टर RG रूस और जर्मनी की एक संयुक्त एक्सरे वेधशाला है जिसे L2 बिंदु पर स्थापित किया गया है। कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी 1991 से 2000 नासा का टेलीस्कोप था जिसने ब्रह्मांडीय गामा किरणों का अध्ययन किया है। चीन का जुएंटियन CSST स्पेस टेलीस्कोप 2026-27 में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के पास उड़ान भरेगा। रेडियो खगोल विज्ञान के लिए रूसी टेलीस्कोप स्पेक्टर R ने 2011 से 2019 तक कार्य किया था। प्रमुख टेलीस्कोप लॉन्च वर्ष, अध्ययन का मुख्य क्षेत्र और एजेंसी। तो हबल जो है ये आपका 1990 में लॉन्च होता है। विजिबल, UV, इंफ्रारेड नासा और ESA का संयुक्त है। जेम्स वेब 2021 में इंफ्रारेड है और ये नासा, ESA और CSA का संयुक्त है। केपलर TES 2009 से 2018 तक काम कर रहा है। एक्सोप्लैनेट खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसैट 2015 में लॉन्च किया गया। एक्सरे UV मल्टी वेवलेंथ इसरो का है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की जिसका नाम है ग्रह एवं गहरे अंतरिक्ष मिशन। नासा का पायनियर 10 1972 में बृहस्पति ग्रह का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। वायोजर 1 और वायोजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया। वायोजर 2 एकमात्र यान है जो यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचा था। गैलीलियो मिशन 1989 से 2003 बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने वाला पहला ऑर्बिटर था। कैसनी ह्यूजेंस मिशन ने शनि ग्रह और उसके छलनों का अध्ययन किया। ह्यूजेंस प्रोब ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर सफल लैंडिंग की थी 2005 में। न्यू हॉरिजॉन्स 2006, 2015 में प्लूटो के पास से गुजरने वाला और उसकी स्पष्ट तस्वीरें लेने वाला पहला यान बना था। 2011 में लॉन्च किया गया जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह की आंतरिक संरचना और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। बुध ग्रह के अध्ययन के लिए ESA और JAXA का संयुक्त मिशन बेपी कोलंबो 2018 लॉन्च 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो इसने 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश किया है। ठीक है, यहां पर करेगा लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ESA का ज्यूस जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर मिशन 2023 में लॉन्च हुआ, जो बृहस्पति के 3 चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा का अध्ययन करेगा। नासा का साइकी मिशन 2023 में लॉन्च हुआ। बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित धातु समुद्र क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का अध्ययन करने के लिए 2029 में पहुंचेगा। नासा का लूसी मिशन 2021 बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। ड्रैगन फ्लाई मिशन 2028 लॉन्च निर्धारित है। नासा का रोटर क्राफ्ट ड्रोन है जो टाइटन शनि का चंद्रमा पर उड़ान भरेगा और जीवन के रासायनिक निर्माण खंडों की खोज करेगा। ओसिरिस रेक्स मिशन ने 2023 में 4.5 अरब साल पुराने क्षुद्र ग्रह वेनू से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस पहुंचाए। अब ओसिरिस रेक्स मिशन को ओसिरिस अपेक्स नाम दिया गया है, जो 2029 में क्षुद्र ग्रह अपोफिस का अध्ययन करेगा। जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने 2020 में क्षुद्र ग्रह रेगु
से नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे थे। चीन का टियानवेन 1 मंगल मिशन 2021 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और झुरोंग रोवर शामिल था, जिसने चीन को मंगल पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बना दिया। यूएई का होप प्रोब एआई अल अमाल 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा, जो किसी अरब देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ठीक है, इंटरप्लेनेटरी मिशन है। तो यूएई का होप प्रोब या अल अमाल 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा, जो किसी अरब देश का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान 2004 बुध ग्रह की कक्षा में जाने वाला पहला यान था। शुक्र वीनस का रडार मानचित्र करने वाला नासा का ऐतिहासिक मिशन मैगेलन 1989 था। चीन 2025-26 में तियानवेन 2 मिशन लॉन्च करेगा, जो क्षुद्र ग्रह से नमूने लाएगा। तो 2025 में इसको लॉन्च किया गया था और ये 2026 में नमूने लेकर आएगा। ठीक है। नासा का इनसाइट लैंडर 2018 से 2022 मंगल ग्रह पर भूकंप का अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। अब बात कर लेते हैं कुछ निजी अंतरिक्ष कार्यक्रम की, प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम्स की। एलन मस्क द्वारा स्थापित स्पेस एक्स 2002 की दुनिया की अग्रणी निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसने रॉकेट पुनः उपयोग में क्रांति ला दी है, यानी कि रीयूजेबिलिटी रॉकेट की बढ़ा दी है। एलन मस्क द्वारा स्थापित थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई है और यह सबसे बड़ी निजी स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 दुनिया का पहला आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य कक्षीय रॉकेट है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेपर्ड मुख्य रूप से सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म के लिए उपयोग किया जाता है। रॉकेट लैब एक कंपनी है जिसका इलेक्ट्रॉन रॉकेट छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करता है। लॉन्च पैड न्यूजीलैंड में है। रिचर्ड ब्रैनसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक वीएसएस यूनिटी स्पेस प्लेन के माध्यम से वाणिज्यिक अंतरिक्ष पर्यटन प्रदान करती है। एक्सियोम स्पेस नासा के साथ मिलकर आईएसएस पर निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जैसे AX1, AX2 भेजती है और भविष्य का वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन बना रही है। फायरफ्लाई एरोस्पेस छोटे से मध्यम पेलोड को कक्षा में ले जाने के लिए अल्फा रॉकेट का संचालन करती है। रिलेटिविटी स्पेस दुनिया की पहली कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया है। तो रिलेटिविटी स्पेस दुनिया की पहली कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन 1 को लॉन्च किया है। सायरा स्पेस ने ड्रीम चेजर नामक एक स्पेस प्लेन बनाया है जो आईएसएस को कार्गो आपूर्ति करेगा और रनवे पर उतरेगा। वास्ट स्पेस 2025 तक दुनिया का पहला व्यवसायिक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। फरवरी 2024 में इनिशिएटिव मशीन्स का ओडियसिस लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान बन गया है। एस्ट्रोबोटिक का पेरिग्रिन लैंडर 2024 में लॉन्च हुआ था, लेकिन प्रोपेलेंट लीक के कारण चंद्रमा पर नहीं उतर सका। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने नवंबर 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया है। भारत की अग्निकुल कॉस्मोस ने 2024 में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल लॉन्च किया है। अंतरिक्ष मलबे को साफ करने के लिए जापान की कंपनी एस्ट्रोस्केल ADRS-J जैसे मिशन चला रही है। अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र की लॉन्च साइट्स की। तो कैनेडी स्पेस सेंटर KSC नासा का प्राथमिक लॉन्च सेंटर है जो फ्लोरिडा USA में मेरिट द्वीप पर स्थित है। अपोलो और शटल मिशन यहीं से हुए थे। कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन KSSC के बगल में है जहां स्पेस एक्स और ULA अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं। बाइकोनर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में स्थित है जिसे रूस पट्टे पर चलाता है। यह स्पुतनिक और यूरी गागरिन का लॉन्च स्थल था। रूस में बैकानूर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने सुदूर पूर्व में नया वोस्टोनकी कॉस्मोड्रोम बनाया है। भारत का एकमात्र चालू रॉकेट लॉन्च सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है जिसमें 2 लॉन्च पैड हैं। गुयाना स्पेस सेंटर कौरो फ्रेंच गुयाना यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी USA का प्रमुख लॉन्च स्थल है। यह भूमध्य रेखा के बहुत करीब होने के कारण GTO लॉन्च के लिए आदर्श है। तानेंगेशिमा स्पेस सेंटर जापान का सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट चीन का सबसे दक्षिणी लॉन्च सेंटर है।
हैनान द्वीप पर, जिसका उपयोग भारी रॉकेट के लिए किया जाता है, लॉन्ग मार्क 5 के लिए। भारत अपना नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में बना रहा है, जिससे एसएसएलवी रॉकेट को भूमध्य रेखा के करीब और बिना श्रीलंका के ऊपर से गुजारे लॉन्च किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड का माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स दुनिया का पहला पूर्णतः निजी कक्षीय लॉन्च स्थल है। यह रॉकेट लैब द्वारा संचालित है। अब बात करेंगे उपग्रह कार्यक्रम की, सैटेलाइट प्रोग्राम्स की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह मुख्य रूप से भूस्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि वे पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहें। उदाहरण के लिए जीसैट। नेविगेशन सैटेलाइट्स पोजिशनिंग और टाइमिंग की जानकारी देते हैं, जैसे जीपीएस है, ग्लोनास है, गैलीलियो है, ब्यूडू है और भारत का नाविक है। वेदर सैटेलाइट्स मौसम और जलवायु की निगरानी करते हैं। ये ध्रुवीय, पोलर और जियो स्टेशनरी दोनों कक्षाओं में होते हैं, जैसे इनसैट, 3DR और GOES। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करते हैं, वन मानचित्रण, कृषि और भूविज्ञान में मदद करते हैं, जैसे कार्टोसैट IRS। रिकॉन्सियसनेस सैटेलाइट्स जासूसी उपग्रह होते हैं, जिनका उपयोग सैन्य खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है, जैसे रिसैट है, KH-11 है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स का उपयोग खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के अध्ययन के लिए होता है, जैसे एस्ट्रोसैट और हबल। स्मॉल सैटेलाइट्स 500 किलोग्राम से कम को अंतरिक्ष मिशनों को की लागत कम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे माइक्रो, नैनो और पीको उपग्रह। क्यूबसैट्स नैनो उपग्रहों का एक मानक आकार 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर है, जिसे 1U कहा जाता है, जो विश्वविद्यालयों और अनुसंधान के लिए बहुत लोकप्रिय है। स्पेसएक्स का स्टारलिंक दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट तारामंडल है, जो लियो निचली कक्षा से ग्लोबल इंटरनेट प्रदान करता है। नैनो सैटेलाइट्स का वजन 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच होता है, जैसे इसरो का NS-1C। अब हम बात करेंगे विश्व के अंतरिक्ष संगठन और उनकी हिस्ट्री के बारे में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एजेंसी है। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एजेंसी है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी 22 यूरोपीय देशों का संगठन। स्थापना 1975 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन की एजेंसी है। स्थापना 1993 में होती है। इसका तियांगोंग स्पेस स्टेशन और चांग-ई मून मिशन प्रसिद्ध है। रासकॉस्मोस ये रूस की राज्य अंतरिक्ष निगम। स्थापना 1992 में होती है और मुख्यालय मॉस्को में है। जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जापान की एजेंसी है। 2003 में 3 अलग अलग संगठनों को मिलाकर स्थापित की गई। CSA कनाडियन स्पेस एजेंसी है, कनाडा की एजेंसी है। 1989 में स्थापित होती है, जिसने ISS के लिए कनाडरम रोबोटिक आर्म बनाया है। CNES नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 1961 में। यह यूरोप की सबसे पुरानी और प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। DLR जर्मन एरोस्पेस सेंटर जर्मनी की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ASI इटालियन स्पेस एजेंसी इटली की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 1988 में। UKSA यूके स्पेस एजेंसी है, यूनाइटेड किंगडम की एजेंसी। स्थापना 2010 में। काशा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दक्षिण कोरिया की नई अंतरिक्ष एजेंसी है। मई 2024 में स्थापित है, जिसने कारी का स्थान लिया है। UAE स्पेस एजेंसी संयुक्त अरब अमीरात की एजेंसी है, जिसने होप प्रोब, मंगल मिशन और चंद्रमा पर राशिद रोवर भेजा है। सुपार्को पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, भारत के इसरो से भी पहले। AEAB ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी दक्षिण अमेरिका की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष सहयोग एवं संधियों की। इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशंस यूनोसा UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव है, जो अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है और कहता है कि कोई भी देश चंद्रमा पर दावा नहीं कर सकता है। मून एग्रीमेंट 1979 कहता है कि चंद्रमा के संसाधन मानव जाति की साझी विरासत है, लेकिन अमेरिका, रूस, चीन जैसी प्रमुख शक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड्स नासा द्वारा शुरू किया गया नियम है, जो नागरिक
अंतरिक्ष अन्वेषण विशेषकर चंद्रमा को सुरक्षित बनाने के लिए है। भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस अंतरिक्ष में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए शामिल है। ब्रिक्स स्पेस कोऑपरेशन के तहत सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा साझा करने का समझौता किया है। आईएलआरएस इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चीन और रूस द्वारा प्रस्तावित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस बनाने की योजना है, जो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का प्रतिद्वंद्वी है। लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारत का इसरो और जापान का जाक्सा का एक संयुक्त चंद्र मिशन है, जिसमें जाक्सा रोवर और रॉकेट दागेगा और इसरो लैंडर बनाएगा। अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने के लिए यूएन द्वारा स्थापित इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करती है। अब बात कर लेते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की एक संक्षिप्त जर्नी की। प्रोजेक्ट मरकरी 1958 से 1963 तक ये चलता है। अमेरिका का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अकेले उड़ान भरते थे। प्रोजेक्ट जेमिनी 1961 से 1966 तक चलता है, में 2 अंतरिक्ष यात्रियों का क्रू था, जिसने डॉकिंग और स्पेस वॉक का अभ्यास किया था। अपोलो प्रोग्राम 1961 से 1972 ने 12 मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। सोवियत संघ का वोस्तोक कार्यक्रम 1960 से 1963 अंतरिक्ष में इंसान यूरी गागरिन भेजने वाला पहला कार्यक्रम था। रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट 1960 के दशक से आज तक अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने वाला सबसे विश्वसनीय वाहन है। नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011 पहला ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसे हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंड किया जा सकता था। चीन का सोहनजोऊ कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ, सेनजोऊ, जिससे चीन अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला तीसरा देश बना। नासा का कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम निजी कंपनियों स्पेस एक्स और बोइंग को अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने के लिए फंड करता है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 2020 में अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बना था। बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल 2024 में पहली बार चालक दल सुनीता विलियम्स और बुच बिलोमर के साथ आईएसएस तक गया। भारत का गगनयान मिशन भारत को अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश अमेरिका, रूस, चीन के बाद बना देगा। नासा के आर्टेमिस मानव मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। जेरेड ईसा कमैन द्वारा वित्त पोषित पोलरिस डॉन मिशन में निजी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक शामिल है। 1975 का अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला संयुक्त मानव अंतरिक्ष मिशन था। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर सुमांशु शुक्ला को गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। इनमें से कमांडर सुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो आए हैं। अब बात कर लेते हैं पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान की, रीयूजेबल स्पेस सिस्टम्स की। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट का पहला चरण फर्स्ट स्टेज अंतरिक्ष से लौटकर ड्रोन शिप या लैंडिंग जोन पर वर्टिकल लैंडिंग करता है। फाल्कन हैवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेटों में से एक है, जिसके तीनों बूस्टर पुनः प्रयोज्य हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का पहला 100% पुनः प्रयोज्य रॉकेट है, जो मनुष्यों को मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल उड़ानों के लिए है और इसकी वर्टिकल लैंडिंग होती है। न्यू ग्लेन ब्लू ओरिजिन का आगामी भारी लिफ्ट ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसका पहला चरण भी पुनः प्रयोज्य होगा। इसरो का RLV-TD पुष्पक भारत का स्पेस शटल जैसा यान है, जो हवाई जहाज की तरह रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग कर सकता है। सियरा स्पेस का ड्रीम चेजर एक पुनः प्रयोज्य कार्गो स्पेस प्लेन है, जो पारंपरिक हवाई पट्टियों पर उतर सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस राइडर नामक एक मानव रहित पुनः प्रयोज्य कक्षीय स्पेस प्लेन विकसित कर रही है। चीन चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्क 10 की पुनः प्रयोज्य संस्करण पर काम कर रहा है। रॉकेट पुनः उपयोग का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष लॉन्च की प्रति किलोग्राम लागत को काफी कम करना है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की।
पारंपरिक रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर काम करता है, एक्शन का रिएक्शन। क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम तापमान, हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ईंधन का उपयोग करते हैं, जो भारी पेलोड के लिए उच्चतम थ्रस्ट प्रदान करते हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंजन तरल ऑक्सीजन, एलओएक्स और मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, जो क्रायोजेनिक की तुलना में सस्ते और संभालने में आसान होते हैं। आईओएन प्रोपल्यूशन इलेक्ट्रिक प्रोपल्यूशन में ईंधन जैसे एक्सनॉन गैस को आयनित करके गति प्रदान की जाती है। यह कम थ्रस्ट देता है, लेकिन डीप स्पेस मिशन के लिए बहुत लंबे समय तक चलता है। मंगल ग्रह की यात्रा के समय को आधा करने के लिए नासा न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्यूशन प्रोजेक्ट ड्रैको विकसित कर रहा है। अंतरिक्ष रोबोटिक्स स्पेस रोबोटिक्स का सबसे अच्छा उदाहरण कनाडा का कनाडार्म है, जो आईएसएस पर मरम्मत और डॉकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसरो का व्योम मित्र रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस है, जो गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल के मापदंडों की निगरानी करेगा। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के तहत सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में दवाएं, उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ऑप्टिक्स और कृत्रिम अंग बनाए जा सकते हैं। इन ऑर्बिट सर्विसिंग तकनीकी के जरिए अंतरिक्ष में पुराने उपग्रहों में ईंधन भरना और उनकी मरम्मत करना संभव है। उदाहरण के लिए नॉर्थरोप ग्रूमैन का एमईबी अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा उपग्रहों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को माइक्रोवेव के रूप में पृथ्वी पर भेजने की एक भविष्य की तकनीकी है। अब बात कर लेते हैं भविष्य के कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अप्रैल 2026 में संपन्न हुआ। 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला पहला क्रू मिशन था। आर्टेमिस 3 2027 में प्रस्तावित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारेगा, जिसमें स्पेस एक्स का स्टारशिप लैंडर उपयोग होगा। नासा के लूनार गेटवे स्टेशन का पहला मॉड्यूल हालो जल्द ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चीन का चैंग E7 मिशन 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च होगा, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और हॉपिंग प्रोब ले जाएगा। चीन का चैंग E8 2028 चंद्रमा पर संसाधनों के उपयोग और 3D प्रिंटिंग का परीक्षण करेगा। भारत में 2026 में अपने गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान गगनयान 1 लॉन्च करेगा। इसके बाद 2027 में क्रू मिशन की संभावना है। भारत के स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएसए का पहला मॉड्यूल BS1 2028 तक LBM 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चीन का टियानवेन 2 एक निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह में नमूने लाएगा और धूमकेतु का अध्ययन करेगा। तो ये 2025 में भेजा गया था और 2026 अंत तक इसके वापस नमूने लेकर आने की संभावना है। नासा और एसए का संयुक्त मार्स सैंपल रिटर्न मिशन मंगल ग्रह से परसिवेरेंस रोवर द्वारा इकट्ठा किए गए नमूनों को 2030 के दशक में पृथ्वी पर लाएगा। नासा का ड्रैगन फ्लाई 2028 में लॉन्च होगा। यह शनि के चंद्रमा टाइटन के वायुमंडल में उड़ान भरने वाला परमाणु संचालित क्वाड कॉप्टर होगा। भारत का शुक्र ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 मार्च 2028 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित है, जो शुक्र ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करेगा। मंगलयान 2 मॉम 2 2030 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जो मंगल ग्रह की सतह पर एक लैंडर और रोवर उतारेगा। आईएसएस के 2030 में रिटायर होने के बाद नासा पूरी तरह से कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन जैसे स्टारलैब, ऑर्बिटल रीफ पर निर्भर हो जाएगा। 2030 के दशक में चीन और रूस मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन मून बेस का निर्माण करेंगे। ह्यूमन मिशन टू मार्स मंगल पर मानव मिशन नासा और स्पेस एक्स का अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसे 2030 के दशक के अंत या 2040 के दशक में पूरा करने की योजना है। तो आज का ये कंटेंट आपका कंप्लीट होता है। सेशन को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। देखिए, काफी कुछ जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ कठिन शब्द थे जिनका उच्चारण करने में थोड़ी मुझसे कठिनाई हुई, कुछ त्रुटियां भी हुई। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए स्पेशल ऑफर है आज के लिए। 201 रुपए में आपको अभी तक जो 299 में मिल रहा था, वो 201 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें सभी वन लाइनर्स होंगे
और MCQs होंगे, PYQs होंगे, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया है। ई बुक नोट्स भी होंगे। तो केवल 201 रुपए में आपको वहां पर ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।